हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का जो फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ का हमने यूनिट पढ़ा था, ठीक है, उसके एमसीक्यूज यहाँ पर उसकी वीडियो आ गई है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं फ्राइडे को इसकी वीडियो नहीं डाल सका था ड्यू टू सम रीजंस। तो इसमें क्या है, इसके इसमें आपके 20 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, ये आपके जो यूनिट 5 है, ठीक है, जो साइंस का पार्ट है आपके सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन में, उसमें जो ये तीसरा यूनिट है, तीसरा पार्ट जो है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, ये हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, आई बटन पे आ रहा होगा, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो आपको जो वीडियो देखनी होगी आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, ज्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, है ना, सर्कुलेशन, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नहीं है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर होती है, बिल्कुल होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं करता ये। ठीक है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं होता, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन की बात होती है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे लंग्स के हमने बताया था, लंग्स से फिर उसके बाद हार्ट में क्या होता है, हार्ट में आपके ये प्यारे से दिल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो आपके टिश्यूज में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो CO2 की फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इसका आंसर नहीं है, सॉरी, आंसर है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन नहीं नहीं है। क्या क्या फंक्शंस हैं फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के? ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एज वेल एज रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये भी सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हाथ में है। हाउएवर, जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ पर ऑक्योर होता है? आपकी किडनी में ऑकर होता है। यूरिनरी सिस्टम जो है, यूरिनरी सिस्टम हमने नहीं पढ़ा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपने पढ़ना होगा अगर। मुझे लगता है साइंस में आपने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो फिर भी आप अगर आपने पढ़ना है दोबारा से यूरिनरी सिस्टम, तो हम एक अलग से एक अच्छे से टॉपिक बना के यूरिनरी सिस्टम जो है पूरा बना देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड? जिन्होंने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बता दिया था डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा हमारा एक ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है यहाँ पर। तो लीवर इसका आंसर है। ठीक है, लिवर जो है, लिवर डिटॉक्सिफाई करता है आपके ब्लड को, लिवर इसका आंसर है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड में, उनको ब्रेक डाउन करता है और एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है आपका लिवर। ठीक है, तो लिवर इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल? ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल को? तो वो उसका आंसर है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या है? पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, और लोअर ब्लड शुगर लेवल जितने भी होते हैं उनको हेल्प करता है बाई गिविंग अपटेकिंग ग्लूकोज इनटू सेल्स। ठीक है, ग्लूकोज को ये वहां पर क्या करता है, रिलीज करता है या अपटेक करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इसका इंसुलिन आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा ब्लड का कंपोनेंट जो है, ब्लड का कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? ठीक है, अगर किसी को आंसर आता है, इफ समवन नोज द आंसर, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता दें कि आंसर क्या है। इससे आपका भी रिवाइज हो जाएगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है क्या आंसर है, तो वो तो वीडियो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है उनमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन आयरन की हेल्प से, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। इससे क्या होता है, जो बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, मिक्स हो जाता है, और टिश्यूज जितने भी हैं हमारी बॉडी में वहां पर ट्रांसपोर्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स इसका आंसर है। ठीक है, ब्लड का एक कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये बाकी जितने भी हैं, ये बाकी के जितने भी हैं ये भी कंपोनेंट हैं ब्लड के, लेकिन ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप इन तीनों का फंक्शन जो है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स का और प्लाज्मा का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है? क्या गैस एक्सचेंज होती है? बिल्कुल होती है। ब्लड का पीएच रेगुलेट होता है? बिल्कुल होता है। और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होती है? नहीं होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, वॉइस प्रोडक्शन होती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। वॉइस प्रोडक्शन क्यों होती है? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारी एक ही अ, जो गला है हमारा, ठीक है, लैरिंक्स, वहां से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो जब हम हाँफते हैं, ठीक है, या सांस की कमी होती है हमें, तो हम वॉइस नहीं निकाल पाते कभी कभी। ठीक है, तो ये जरूरी है। अगर हमें हमारी सांस बंद हो जाएगी तो हम बोल भी नहीं पाते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैस एक्सचेंज तो होता है और ब्लड का पीएच भी होता है, रेगुलेट होता है, सॉरी। ठीक है, तो हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। आगे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट? ये हमारे कंट्रोल में हमें लगता नहीं है। ठीक है, कंट्रोल में हमें लगता नहीं है कि ब्रीदिंग और हार्ट रेट जो है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो मुझे मेरे ध्यान में है ही नहीं, ये मेरे ध्यान में है ही नहीं कि मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, और हार्ट रेट का तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल है, ये कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है? वो होता है मेडुला ऑब्लोगेंटा। ठीक है, ब्रेन की स्टेम में होता है। ठीक है, स्टेम ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अगर जैसे ये ब्रेन है, कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेम होती है यहाँ पर ब्रेन की, यहाँ पर होता है मेडुला ऑब्लोगेंटा, बिल्कुल आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, जो आपकी स्पाइन होती है ना, उसके ऊपर। ठीक है, जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, ये सारा कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोगेंटा। ठीक है, ऑब्लोगेटा। ठीक है, नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या है? ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, जिससे ग्लूकोज मिलता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ? ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो सनलाइट है, सनलाइट से हमें कौन सा वाला जो विटामिन है वो मिलता है। ठीक है, तो विटामिन डी इसका आंसर है। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए और बोन हेल्थ के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है आपका विटामिन विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी इसका आंसर रहेगा। समझ के? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो साथ में पढ़ा था। उसमें स्केलेटल सिस्टम क्या था आपका? जो आपके बोन से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है, आपके बोन्स का स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, सपोर्ट मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ठीक है, उसके बाद ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, बिल्कुल होती है। मूवमेंट भी होती है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इसका आंसर रहेगा, नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर पूछा है, नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। सपोर्ट मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। साइट फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, जो आपकी बोन मैरो वगैरह होती है, ठीक है, उसमें आपके ब्लड सेल्स क्रिएट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वो बोन ही है, स्केलेटल सिस्टम में ही आता है वो। ठीक है, तो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता। जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर का जो काम है वो होता है रेगुलेट करना, वो होता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का। ठीक है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं ये थोड़ा सा हटा दूं। ठीक है, ये इंटीग्यूमेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ये क्या है? ये आउटर साइड जो भी आपकी बॉडी होती है, आउटर साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, जिसमें आपकी स्किन वगैरह आती है, स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स, ठीक है, और नर्व्स। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आते हैं आपके इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में। ठीक है, ये रेगुलेट करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को।
ठीक है, इसमें भी फोर टाइप्स है, फोर टाइप्स होती हैं इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के। उसमें जो पहला टाइप है इसमें सुडोरी फेरियस सुडोरीफेरस ग्लैंड। ठीक है, ये हमारी स्किन में होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेटिंग के लिए, आपका जो पसीना वगैरह आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सुडोरीफेरियस ग्लैंड। ठीक है, तो ये तो पहला आ गया। दूसरा दूसरा होता है आपका सबेशियस। ठीक है, स्पेलिंग्स को देख लेना एक बार, सबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सबेशियस ग्लैंड जो होता है आपकी स्किन में जो ऑयल प्रोडक्शन होती है, हमारी बॉडी में होती है ना ऑयल प्रोडक्शन, जिससे हमारी बॉडी बड़ी चिपचिपी सी हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को मॉइस्चर मिलता है, तो वो यही सबेशियस ग्लैंड जो होता है इसी से मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो आपका ग्लैंड है, थर्ड ग्लैंड में जगह नहीं है, मैं इसलिए आगे पीछे वो कर रहा हूँ। ठीक है, वो होता है सेरिलमेनियस ग्लैंड। ठीक है, जो आपका जो एयर वैक्स होता है, जो कान में जो आपकी वैक्स होती है, मैल जिसको हम कहते हैं, ज्यादा हो जाता है तो बाहर आ जाता है, बट वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो ये तीन हो गए। चौथा चौथा जो ग्लैंड है वो है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, जो जब बच्चे हो जाते हैं किसी प्रेग्नेंट लेडी के, तो उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्शन जो होती है उसकी ब्रेस्ट से, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये चार ग्लैंड्स थे, चार ग्लैंड्स किसके, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, प्राइमरी रोल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट का मतलब यहाँ पर पता है क्या है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फाइट और फ्ली। ठीक है, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं, या तो लड़ो या भाग जाओ। ठीक है, ये आपके जो जितने भी एंशियंट जो हमारे एंसिस्टर्स थे, उनका रूल था कि जहां पर आप लड़ सकते हो वहां लड़ लो, अदरवाइज भाग जाओ। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स जो है, इसके लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन जो है, जो ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है तब जब या तो हम स्ट्रेस में हैं, या फेयर में है, या डेंजर में है। ठीक है, जब हमें डर लगता है। ठीक है, जैसे हमें घर वालों से, हम कोई गलती कर देते हैं तो हमें घर वालों से डर लगता है, तो हम क्या करते हैं, वहां से फ्लाइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जब आपको कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, या आप क्या करते हो वहां पर, फ्लाइट करते हो। ठीक है, लेकिन आपके सामने कोई इंसान हो जो आपको गालियां दे रहा हो, तो आप फाइट करते हो। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में, इसको नेगेटिव मत लेना, तो आप फाइट करते हो, तो वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है, ठीक है, ये एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपका जब आपको किसी चीज कोई चीज जो है बहुत ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे पसंद आने का मतलब क्या है कि आप किसी चीज के लिए मेहनत करना चाहते हो, जैसे आप यही जो जेके एसएसबी सुपरवाइजर का एग्जाम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये रिस्पॉन्स जरूरी है, फाइट और फ्लाइट। या तो एग्जाम दो, तगड़े तरीके से दो, अदरवाइज भागो, फिर एग्जाम मत दो। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका एड्रेनलिन ही रहेगा, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जो आरआरबी का शायद 2017 का पेपर था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन देखा था मैंने, कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। इसका आंसर है रेगुलर एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करें तो हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जितने जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। स्मोकिंग से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल से हो सकती हैं, हाइपरटेंशन से हो सकती हैं, रेगुलर एक्सरसाइज से नहीं हो सकती। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज
का बाप भी हमें छू नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्या इंप्रूव करता है? ये आपका हार्ट हेल्थ, ये हमने डिस्कस भी करा था, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच डायटरी कंपोनेंट इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज? ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपने जो अगर साइंस का पार्ट पढ़ा है तो उसमें आपने ये डिस्कस किया होगा, या आपका जो जीके का पार्ट है, जीके में भी आपने ये पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके बता दो, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो जो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड शुगर, जो हाईली रिफाइंड शुगर होती है, उससे ज्यादा रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज होने का। ठीक है, जिसमें हाँ ठीक है, ब्लड शुगर लेवल पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस पे भी। ठीक है, तो रिफाइंड शुगर, ध्यान रखें, रिफाइंड शुगर खाना जरूरी नहीं है, शुगर ही खाना जरूरी नहीं है, आप शुगरी पार्टिकल्स खाओ ही मत। ठीक है, आप देखो आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, मैं भी जितने भी शुगर वाली चीजें जितनी भी हैं उनको मैं रेजिस्ट ही करता हूँ। ठीक है, आप नेचुरल शुगर जो है वो ट्राई कर सकते हो। नेचुरल शुगर में आपके फ्रूट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, फ्रूट्स में भी आपका जो पल्प होता है, पल्प हेल्प करता है आपकी ग्लूकोजन लेवल को प्रॉपरली मेंटेन करने में। लेकिन आप क्या कर रहे हो वहां पर अगर आप किसी फ्रूट का जूस बना के पी रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आपका फिर शुगर रह जाती है, और शुगर के बाद आपके जो फाइबर हैं, आप फाइबर को बाहर निकाल देते हो, और फाइबर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है फाइबर। ठीक है, तो ये फाइबर होना जरूरी है, समझ गए? तो इसलिए जो शुगर है उसको अगर आप रजिस्ट्री करो तो बेहतर है। नेक्स्ट, विच लाइफस्टाइल फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर पे कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर है जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है? अच्छा नहीं, मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो है डाइट। ठीक है, अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज का भी इसमें रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस से भी बढ़ जाता है, स्मोकिंग से भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो सोडियम इनटेक जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ब्लड प्रेशर पे, और ज्यादा अगर सोडियम लेंगे हम तो उस टाइम पे इसका यहाँ पर डाइट का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताया हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी अगर गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना। तो सोडियम इंटेक अगर ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। अब ये सोडियम इंटेक कहाँ से हो रहा है? आजकल जितने भी ब्लड प्रेशर के केसेस आ रहे हैं उनमें सोडियम इंटेक की वजह से ही ब्लड प्रेशर के केसेस आ रहे हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर के केसेस हैं, ये सोडियम पता है कहाँ से आता है? ये जो आप कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, एक और एस्टिंग, ये सब जो है इनके कंजप्शन से, आप देखना इन पे लिखा होता है सोडियम। ठीक है, जो आप इनके इंग्रेडिएंट्स होंगे, कंटेंट्स जो होंगे, वहां पर देखना, वहां पर लिखा होगा सोडियम। तो ये जो सोडियम इंटेक जो है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शुगर भी है, शुगर भी हाई अमाउंट में होती है। आप एक काम करना, आप इनमें कोई एक बॉटल ले लेना, उसको गर्म करना, देखना आपके पास इतनी ज्यादा चाश जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक बुरा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। ठीक है, ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट है डाइट का, क्योंकि डाइट तो हम रेगुलरली कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हर कोई नहीं करता, स्ट्रेस हमेशा सबको नहीं होता, स्मोकिंग हर कोई नहीं करता, यहाँ पर डाइट का जो है ज्यादा इम्पैक्ट है ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी? का कौन सा बेनिफिट हमें नहीं है? वेट गेन नहीं होता। ठीक है, वेट गेन नहीं होता, वेट गेन के लिए हमें डाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मूड इंप्रूव होता है, बिल्कुल होता है, क्रॉनिक डिजीजेज रिड्यूस होती हैं, बेटर स्लीप, बिल्कुल आप थक जाते हो एक्सरसाइज करके, उसके बाद आप आराम से सो सकते हो। तो वेट गेन जो है ये नहीं है। ठीक है, इज एसोसिएटेड विद न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग वेट मैनेजमेंट रेदर देन वेट गेन।
वेट मैनेज तो कर सकते हैं हम, ठीक है। मैनेज का मतलब है कि अगर आपका वेट जो है वो 65 kg, आप 60 करना चाहते हो, तो 60 तक आप ले ला सकते हो उसको। लेकिन आपको 60 से ऊपर बढ़ाने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं, साथ साथ में डाइट की भी जरूरत होती है, ठीक है। हाई प्रोटीन इंटेक जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी जरूरत होती है। विच टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कंसिडर्ड बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हार्ट हेल्थ, ठीक है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड माना गया है? तो वो लो डेंसिटी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपोप्रोटीन, ठीक है। बाकी के जो है एचडीएल, बीएलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है, ये बैड माना जाता है, क्योंकि हाई लेवल्स जो है वो एसोसिएट होते हैं विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फॉर्मेशन और रिपेयर ऑफ टिश्यूज किस न्यूट्रिएंट से होते हैं, वो है प्रोटीन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, जो एसेंशियल होते हैं टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का सिम्टम क्या नहीं है इनमें से, ठीक है। तो ये तो है, ये भी है, डार्क यूरिन आना, हेडेक जो है ये भी है। एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग जो है वो सिम्टम नहीं है, ठीक है। सिम्टम नहीं है, काज हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव स्वेटिंग अगर हम करेंगे तो डिहाइड्रेशन, आप फॉर एग्जांपल आप बहुत काम कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसकी वजह से स्वेटिंग हो रही है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी। लेकिन ये ये जो है ये सिम्टम नहीं है, ये काज है। अगर आप स्वेटिंग नहीं करोगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सेसिव स्वेटिंग इसका आंसर है। बाकी ये सब जो है ये तो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। आपके हेडेक होता है, जो आपके अंदर जो वो अलग अलग बॉडी पार्ट में जो गैस क्रिएट हो जाती है, उससे हेडेक हो जाती है, ठीक है। या बाकी की बॉडी पार्ट्स में एकिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद डार्क यूरिन आना, पीला सुसु आता है, ठीक है। उसके बाद प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए पानी पिया करो। बताया भी है कितना पानी पीना, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड्स द मोस्ट कैलोरीज पर ग्राम। पर ग्राम में सबसे ज्यादा कैलोरीज कौन सा कंपोनेंट फूड का जो है वो प्रोवाइड करता है? ये भी हमने डिस्कस किया था। फैट्स 9 कैलोरीज पर ग्राम हमने डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा फैट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम अगर आपने पढ़ना होगा तो कमेंट कर लें, लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी में हमने दो तीन चार पांच सिस्टम तो पढ़ लिए, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से, जिसमें डाइटरी फैट्स जो है वो ऑब्जॉर्ब होते हैं, फ्लूइड बैलेंस होता है और इम्यून रिस्पॉन्स होता है। मेनली जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, दिस इज रिलेटेड टू योर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। जिसमें आपकी बोन्स जो है, बोन्स को रीड किया जाता है, बोन्स को स्टडी किया जाता है। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है, ये फंक्शन नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम का। ब्लड प्रोडक्शन, सॉरी ये रॉन्ग है, ये मैंने गलत बता दिया यहाँ पर, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, इसका काम होता है आपकी बॉडी में फ्लूइड्स को मेंटेन करना, ठीक है। ये फ्लूइड्स को मेंटेन करना ये काम है, ठीक है। उसके बाद
इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। बाकी जो डाइटरी फैट्स जो है इनको भी ऑब्जॉर्व करता है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑकर होता है आपके बोन मैरो में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से यहाँ पर, ठीक है। फ्लो में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपकी बॉडी फ्लूइड्स जितनी भी है ना, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, जो आपके ऑयल वगैरह आप खाते हो उसकी वजह से उनमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो उनको मेंटेन करता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आपने अलग से पढ़ना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है लो डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लो डेवलपमेंट होती है थायराइड ग्लैंड की, जिसमें आपका जो चाइल्ड होगा, जो बच्चे होंगे, उनमें मेंटल ग्रोथ जो है वो वीक होती है, ठीक है, या स्लो होती है, ठीक है। ये आपका हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन है, ठीक है। और इसमें एक्सेसिव अगर थायराइड ग्लैंड होगा तो फिर गोइटर वगैरह, ठीक है, जिसमें आप का आयोडीन की इंटेक जो है वो जरूरी होती है। बच्चों को बोलते हैं ना आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, दैट इज वाई, ठीक है, आपको, ताकि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो ना हो, ठीक है। तो क्या सिम्टम नहीं है इसका? फटीग, सॉरी, क्या सिम्टम है इसका? फटीग, जो चक्कर वगैरह आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के ही सिम्टम्स हैं। फटीग से क्या है? फटीग में आपको एक तो वीकनेस दिखती है। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो बहुत बिल्कुल वीक नजर आते हैं, ठीक है, मेंटली भी वो स्ट्रांग नहीं होते। मेंटली स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, बल्कि वो जो काम करना है, जैसे उनको पढ़ाई करनी है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। तो ये तब कब ऑकर होती है? जब थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है थायराइड हार्मोन को, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस्पिरेंट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप होप कर सकते हैं कि हम और भी वीडियोस लाएंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक JKSSB सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं होता। एटलीस्ट हमारा सिलेबस जो है वो तो कंप्लीट हो जाए, है ना। अगर आपको कोई और प्रश्न है तो आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं जो भी कुछ पूछना है आपने, ठीक है। ई बुक्स जो है, ई बुक्स डाउनलोड कर लो। आपका जो मॉक हुआ था, ठीक है, अगर हुआ है तो ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट करके बताएं कि कैसा हुआ था, वो ज़रूरी है, ठीक है। ई बुक्स डाउनलोड करें, वहाँ पर हमारे मॉक्स दें, ठीक है। हमारी जो ऐप है जुपिटर क्लासेस पे जाएं, ठीक है, उसमें सर्च करें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो खुश रहो, आबाद रहो, चाहे पंजाब रहो, चाहे गाज़ियाबाद रहो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।